हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्जाम्स के लिए हमारे साइंस की ये नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम 5 जगत वर्गीकरण जो होता है उसमें पादप जगत के वर्गीकरण को पढ़ रहे थे। तो हमारी ये आज की नेक्स्ट क्लास रहेगी और एक क्लास नंबर 29 रहेगी। ठीक है, इससे पहले हमारी 28 क्लासें हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने बायोलॉजी को स्टार्ट किया था और बायोलॉजी में आपका जो पहला चैप्टर दिया होता है सजीव जगत, उसका अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, तो सजीव जगत में आपको बता दें, सबसे पहले आपको कोशिका के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ सजीव कैसे होती है, जब उसमें कोशिका होती है। ठीक है, तो वो सजीव मानी जाती है। तो कोशिका का बिल्कुल हमने आपको बहुत अच्छा अध्ययन करवा दिया है, आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोशिका के बाद हमने कोशिकाओं से मिलकर जो बने होते हैं वो ऊतक कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। तो हमने ऊतक के बारे में पढ़ा। ठीक है, ऊतक के बाद हमने आपको 5 जगत वर्गीकरण पद्धति जो है आपकी बिल्कुल द्विजगत पद्धति से लेकर के कैरोलस लीनियस ने जो द्विजगत पद्धति दी है वहाँ से स्टार्ट करके और 5 जगत पद्धति आपको कंप्लीट करवाई है। और 5 जगत पद्धति में ये पादप जगत जो हमारा आखिरी जगत यहाँ पर बचा हुआ था वही हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जैसे जंतु जगत कह दें तो इसमें पूरे जंतु का स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ता है। इसके बाद पादप जगत कह दिया तो नाम तो छोटा है कि पादप जगत। ठीक है, अब इसमें आपको पूरे प्लांट की स्टडी करनी होती है कि क्या कुछ इसमें होता है। ठीक है, अब आपको बता दें कि एक न्यूज़ निकल करके बार बार आ रही है सामने कि आपका जो एग्ज़ाम है मेंस एग्ज़ाम, मतलब उसका नोटिफिकेशन अब नहीं आएगा, वो 2024 में होगी। और इसका कारण बताया जा रहा है कि आपकी आचार संहिता लग जाएगी अक्टूबर से और फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर नहीं होगा। तो आपको बता दें, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको तो बस अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, क्योंकि ये कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक पेपर की कटिंग मात्र थी। ठीक है, और ऐसा नहीं है, आपका एग्ज़ाम जो है हो सकता है नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाए और आपको बिल्कुल समय ना मिले। इसीलिए आपको तैयारी पर फोकस करना है, क्योंकि आपकी पात्रता परीक्षा तो इन्होंने ले ली है। ठीक है, अब रहा आपका मेंस एग्ज़ाम, तो वो भी होगा, कभी ना कभी तो होगा। ठीक है, आपको बस तैयारी पर ध्यान देना है। यदि आपका नोटिफिकेशन का इंतज़ार आपको है तो आपको बता दें, जैसे आ भी जाता है आपका नोटिफिकेशन तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जिसकी तैयारी पहले से और बेहतर होती है वही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं। आप सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती रहती है। ठीक है, कुछ बच्चे तो पहले से, जब से पात्रता परीक्षा हुई है तभी से बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं और आगे जाकर उनको इसका बेनिफिट भी होता है। ठीक है, अभी आपने देखा वर्ग 3 एग्ज़ाम्स जो हुए, उसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग हुई उसमें पॉइंट से, चाहे सेकंड काउंसलिंग हो या फर्स्ट हो, पॉइंट से बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, पीछे क्या छूट ही जाते हैं। तो आपको अध्ययन पर ध्यान देना है, ना कि इधर उधर की न्यूज़ पर। ठीक है, आपका नोटिफिकेशन आएगा, 100% आपका नोटिफिकेशन आएगा और आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा। अब आपको रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस आपको बता दें कि आपके जो टॉपिक यहाँ पर साइंस के होते हैं वो टॉपिक तो पूछे ही जाने हैं, तो आपको बिल्कुल कंप्लीट कर करके रखने हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आए उसमें आप टॉपिक देखें तो आपको ए, मतलब वहाँ पर ए आना चाहिए कि हाँ ए टॉपिक हमारा कंप्लीट है, ए टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अब जो वहाँ छूट जाएगा फिर हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आ गया और आपने पहला ही टॉपिक आपका कवर नहीं है, तो फिर यहाँ पर टाइम कम मिल पाता है और आपकी तैयारी भी फिर नहीं हो पाती अच्छी। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं, आपको अपनी तैयारी पर गौर करना है, ना कि इधर उधर की न्यूज़ पर। आपको जो है बहुत सारी क्लासें यहाँ पर हम दे चुके हैं बायोलॉजी की, तो आप सारी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। आज की हमारी क्लास नंबर रहेगी 29 और इसमें हम पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो पादप जगत में भी हमारी ये लगभग लास्ट क्लास रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पिछले लेक्चर्स में कवर करवा दी हैं, जैसे आपके जड़, तना, पत्ती वगैरह उसमें हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे फल के बारे में। ठीक है, जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी संरचना किस तरीके से होती है, कौन कौन से पुष्प होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे जो पादप जगत का वर्गीकरण किया गया था, तो 3 जगत इसके बनाए गए थे। एक थैलोफाइटा जगत, एक ब्रायोफाइटा जगत और तीसरा बनाया गया था ट्रैकियोफाइटा जगत। ठीक है, अब आप कहीं कहीं पर देखेंगे तो डायरेक्ट ट्रैकियोफाइटा ना बता करके टेरिडोफाइटा यहाँ पर बता देते, जो कि गलत माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रैकियोफाइटा होता है इसको पुनः से उपजगतों में बांट दिया जाता है और इसके 3 उपजगत बनाए जाते हैं। सबसे पहले टेरिडोफाइटा,
अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो पिछले लेक्चर में हम इनके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर करवा चुके हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो आवृत बीजी होता है ये संपूर्ण पुष्प माना जाता है। कैसे? क्योंकि इसमें हर एक चीज़ देखने को मिलती है। इसका जो आकार होता है वो जड़, तना, पत्ती में विभक्त होता है। इसमें बीज भी पाया जाता है। बीज जो होता है वो एक खोल मतलब एक कवर में बंद होता है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी में हमें पढ़ना होता है कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, जड़ क्या कहलाती, इसके कार्य क्या होते हैं, तना क्या कहलाता है, तने के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी तने हैं, कौन सी जड़ें होती हैं, इसके बाद पत्तियां क्या कहलाती हैं। काफ़ी पिछली बार आपने देखा होगा काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और आपके जो पात्रता परीक्षा हुई उसमें भी इससे क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। अब हमने जड़, तना और पत्ती पढ़ ली थी। आज के सेशन में हम पुष्प, फ्लावर के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए हर एक चीज़ का अध्ययन एक शाखा के अंतर्गत होता है, तो उसी तरीके से आपके पुष्पों का जो अध्ययन है वो एंथोलॉजी कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पुष्पीय पौधों में पुष्प एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। आकारकीय रूप से पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह यानी स्तंभ है। तो जैसे हमने आपको बताया कि जो जड़ें होती हैं वो पौधे के किस भाग से विकसित होती हैं, तो मूलांकुर से होती हैं। तना पौधे के किस भाग से विकसित होता है, तो वो प्रांकुर से विकसित होता है। तो उसी तरीके से, ठीक है, जो पुष्पीय पौधों में एक पुष्प होता है वो पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और नए पुष्पों का जो जन्म होता है उसका जो सबसे उसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो भी आपका पुष्प ही होता है। अब इस पर गांठें तथा रूपांतरित पुष्पी पत्तियां लगी रहती हैं। पुष्प प्रायः तने या शाखाओं के शीर्ष या पत्ती के पक्ष में उत्पन्न होकर प्रजनन का यानी रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं तथा फल और बीज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो जो पुष्प हैं यहीं से हमें फल मिलते हैं, यहीं से हमें बीज मिलते हैं, यहीं रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, यहीं से नए पौधों का जन्म होता है। अर्थात पुष्प जो है वो क्या माना जाता है, पूरे पौधे का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, ठीक है। अब देखिए पुष्प की रचना। तो पुष्प जो होता है आपने देखा होगा, मान के चलिए ये कोई एक पेड़ होता है, ठीक है, ये उसका तना है, ये पतले पतले से यहाँ तने होते हैं, यहाँ से पत्तियाँ लगी होती हैं और यहाँ पर पर्णकलिकाएँ निकलती हैं जहाँ से आपके पुष्प बनते हैं, ठीक है। तो पुष्प एक डंठल के द्वारा तने से संबद्ध होता है मतलब जुड़ा होता है। इस डंठल को हम पेडिसेल कहते हैं। अपने साइंस की भाषा में से क्या कहेंगे, पेडिसेल, ठीक है। वैसे तो हम डंठल कह देते हैं लेकिन वास्तव में डंठल क्या कहलाता है, पेडिसेल कहलाता है, ये याद रखिए। फिर वृंत के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलामस कहते हैं। अब जो आपका वृंत जहाँ से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पर जो थोड़ा चपटा सा भाग होता है, जहाँ से आपका जो पर्णकलिकाएँ निकलती हैं वो आपका पुष्पासन कहलाता है। नेक्स्ट है इसी पुष्पासन पर पुष्प के विविध पुष्पीय भाग एक विशेष प्रकार के चक्र में स्थित होते हैं। तो आपने देखा होगा जो पौधा होता है, जो पुष्प होता है, उसमें 4 मुख्य भाग होते हैं। जो पुष्पासन होता है, इसी पुष्पासन में 4 संरचनाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। तो पहले तो ये 4 भाग ही आपको याद रखने हैं। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पुष्प का निम्न में से कौन सा एक भाग नहीं है या फिर है, तो इसमें 4 भाग देखने को मिलते हैं। ये कहाँ आपको बता दें, सबसे पहले अपनी भाषा में यदि आपको बताएं तो जो पुष्प होता है वो एक डंठल के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, तने के माध्यम से। इस डंठल को पेडिसेल कहते हैं और इसकी जो यहाँ पर संरचना पाई जाती है थोड़ी चपटी सी, ये आपकी पुष्पासन या थैलामस कहलाती है। और इसी पुष्पासन पर पुष्प के 4 मुख्य भाग एक चक्र में व्यवस्थित होते हैं। तो आपने खूब प्रैक्टिकल किए होंगे और वहाँ पर इस तरीके से संरचनाएं बनाई होंगी, जो पेटल सेपल करके होती थी, ऐसी घेर करके, ठीक है, घेर बना करके ऐसी संरचनाएं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो जुड़ाव स्थान, यहाँ ऐसी संरचनाएं होती थी। तो ये पेटल सेपल जिसे हम कहते थे, ये यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले 4 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है बाह्य दलपुंज जिसे कैलेक्स कहते हैं, फिर दलपुंज जिसे कोरोला कहते हैं, फिर यहाँ पर पुमंग होगा, पुमंग एंड्रोसियम, और जिम्नोसियम आपका जायांग। तो ये 4 भाग होते हैं। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हुआ। फिर यहाँ से पूछते हैं कि मादा जो भाग होता है वो क्या है, या नर जननांग कौन सा कहलाता है, मादा जननांग कौन सा कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप जो बाह्य दलपुंज है, मतलब सबसे बाहरी आवरण होगा, उसके बाद दलपुंज होगा। तो यहाँ पर देखिए बाह्य दलपुंज एवं
दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग या अनावश्यक भाग कहते हैं। मतलब ये बाहर होता है, मतलब पुष्प को एक प्रकार से कहें तो सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, और पुष्प का ये सहायक अंग भी माना जाता है। और पुमंग और जायांग जो ये दो भाग होते हैं, ये पुष्प के आवश्यक भाग माने जाते हैं। अब देखिए इनमें से पुमंग और जायांग यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एक बार पूछ लिया था आपका पिछले एग्जाम में ही कि जो पुष्प है उसका नर जनन अंग क्या कहलाता है, तो वहाँ ऑप्शन दिए थे जायांग, पुमंग, इसके बाद स्त्री जे बाह दलपुंज दलपुंज। तो आपको बता दें कि पुष्प का जो नर जनन भाग होता है वो पुमंग, इसे हाईलाइट किया है, आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। और मादा जनन भाग जो है वो जायांग कहलाता है। अब देखेंगे बाह दलपुंज, एक एक करके इन चारों का अध्ययन कर लेते हैं। कैलेक्स कहलाता है, इंग्लिश में से कैलेक्स कहेंगे। पुष्प के सबसे बाहर का चक्र होता है, यह हरे छोटी पत्तीनुमा संरचनाओं का बना होता है, जिन्हें बाह्यदल सेपल कहते हैं। जब ये स्वतंत्र होते हैं तो इन्हें पृथक बाह्यदलीय, मतलब जब ये स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तथा जब ये जुड़े हुए होते हैं तो इन्हें संयुक्त बाह्यदलीय कहते हैं। ये जो कली होती है पुष्प की, उसको तथा उसके अन्य आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो पुष्प होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने वाले पुष्प के कौन कौन से दो भाग हैं, इनका संयुक्त जोड़ा बताइए या क्रम बताइए। तो वाह दलपुंज और दलपुंज होता है, ठीक है। अब कुछ पुष्पों में तो ये रंगीन होकर परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अब ये परागण क्या होता है, तो परागण भी कई प्रकार का होता है, मतलब दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है स्वपरागण, एक परपरागण। तो जो एक ही पुष्प के पौधों में देखने को मिलता है वो तो आपका स्वपरागण, और परपरागण कई माध्यमों से होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो अभी याद रखेंगे वाह दलपुंज आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं दलपुंज, जिसे कोरूला कहते हैं। पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो वाह दलपुंज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यदि इतना ही पूछ लिया कि पुष्प का पहला चक्र क्या कहलाता है, तो आप वहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए याद रखिए, पहला जो है वो आपका वाह दलपुंज, दूसरा चक्र है पुष्प का दलपुंज, जो वाह दलपुंज के अंदर स्थित होता है और प्रायः 2 से 6 दलों का बना होता है। यहाँ क्रम भी दिया है, ठीक है। और यह प्रायः रंगीन होते हैं। इसका मुख्य कार्य परागण हेतु कीटों को आकर्षित करना, इसका मुख्य कार्य ही यही है, ठीक है। जबकि इसमें कुछ पुष्प के जो पुष्प होते हैं वो रंगीन होकर परागण के लिए कुछ होते हैं इसमें, लेकिन इसका मुख्य कार्य यही है, कीटों को आकर्षित करना। जब दल स्वतंत्र होते हैं तो उन्हें पृथक दलीय, वही बात है, और जब ये जुड़े होते हैं तो उन्हें संयुक्त दलीय कहते हैं। तो ये हुआ आपका वाह दलपुंज और दलपुंज। अब हम देखते हैं यहाँ पर पुमंग, जो तीसरा चक्र होता है पुष्प का, जिसे एंड्रोसियम जो पौधे का नर जनन अंग कहलाता है। तो देखिए पुष्प का तीसरा चक्र होता है पुमंग, नर अंगों का बना होता है, और प्रत्येक नर अंग जो होता है वो पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर ही पुष्प का वास्तविक नर भाग कहलाता है। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, तो ये 3 भाग आपको याद रखना है। पुंकेसर जो नर जनन अंग होता है किसका, पौधे का, वो आपका क्या कहलाता है, पुंकेसर। और पुंकेसर के 3 भाग याद रखिए, तंतु या फिलामेंट जिसे कहेंगे, दूसरा होता है परागकोश या एंथर, और तीसरा होगा योजी या कनेक्टिव। तो आपका जो परागण होता है वो परागकोशों के माध्यम से ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ एक एक शब्द आपको याद रखना है। अब देखिए कैसे होता है। सबसे पहले इसके 3 भाग हो गए ना, एक हो गया तंतु, इसे पुतंतु भी कहते हैं या फिलामेंट। तो जो पुतंतु है पतला होता है, सूत्रनुमा भाग होता है, जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है। तो पुंकेसर को पुष्पासन से, तो आपको ये बता चुके हैं पुष्पासन क्या कहलाता है, ठीक है। अभी हमने आगे पढ़ा था चपटा जो संरचना होती है वो आपकी पुष्पासन होती है। तो पुंकेसर जो होता है इस तरीके की एक पाउडर जैसी रचना टाइप की दिखाई देती होगी, तो ये आपकी जो है पुष्पासन को इससे जोड़ती है। पुंकेसर में एक द्विपालक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं, ठीक है। तो पुतंतु पतला सूत्रनुमा है जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ रहा है, और पुंकेसर में एक द्विपालक रचना होती है जिसे परागकोश यानी एंथर कहते हैं। फिर जो परागकोश है इसमें 4 कोष्ठ होते हैं जिन्हें परागपुट कहते हैं। 4 जो कोष्ठ बने होंगे वो क्या कहलाएंगे, पोलन सैक कहलाते हैं, ठीक है। अब ये परागपुट में ही परागकण की उत्पत्ति होती है। तो देखिए आप कितना डीप में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो परागपुट में परागकण की उत्पत्ति होती है, और परागकण ही वास्तविक नर युग्मक होता है। वैसे तो हमने डायरेक्टली कह दिया कि आपका जो है
पुमंग नर भाग होता है पौधे का। लेकिन यहाँ देखेंगे इसमें भी 4 संरचनाएं होती हैं। पुतंतु जो होता है सूत्रनुमा होता है, पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ेगा, फिर इस पुंकेसर में द्विपालिक रचना होगी जो जिसे हम परागकोश कहेंगे, फिर इसमें 4 कोष्ठ होंगे जिन्हें परागपुट कहेंगे, और इस परागपुट से परागकण की उत्पत्ति होती है, और परागकण ही वास्तविक नर युग्मक होता है, मेल गैमीट कहलाता है। और जब परागकोश जो परागकोश हैं ये पक जाते हैं तो वो फट जाते हैं और परागकण प्रकीर्णन के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो योजी होती है पुतंतु तथा परागकोश को जोड़ने का ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है आपका अगला और लास्ट यहाँ पर पुष्प का जो चक्र होता है वो होता है जायांग जिम्नोसियम। पुष्प का वास्तविक ये मादा भाग कहलाता है। पुष्प का चौथा और सबसे भीतरी चक्र है, अंडपों से निर्मित होता है। इसमें अंडप देखने को मिलते हैं क्योंकि मादा भाग है। ठीक है, आकार की दृष्टि से अंडप एक वर्टिकल मुड़ी हुई पर्ण होती है जिसके जुड़े हुए किनारों पर बीजांड उत्पन्न होते हैं। फिर इन्हीं बीजांडों में मादा युग्मक अंडाणु होते हैं। विभिन्न पादपों में बीजांडों की संख्या निश्चित होती है। वर्तिका अंडाशय के ऊपर का लंबा और पतला भाग होता है, जबकि वर्तिका का सबसे ऊपर का भाग जो चिपचिपा। तो ये याद रखेंगे वर्तिका कैसी होती है, वर्तिकाग्र कैसा होता है, और एक किस संरचना में देखने को मिलते हैं तो जायांग में। ठीक है, और जायांग एक वास्तविक मादा भाग होता है पुष्प का। अब जब आपका जो नर भाग है और मादा भाग होता है मतलब पुमंग और जायांग, इन्हीं से जो है आपके आगे की प्रोसेस होती है, नए पौधों का जन्म होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम बीजांड की रचना। तो बीजांड साधारणतया कैसा होगा, अंडाकार होगा, और यह एक बीजांड वृंत द्वारा बीजांडासन से संबंध रहेगा। जिस स्थान पर बीजांड वृंत के द्वारा लगा रहता है उस हिस्से को हाइलम कहते हैं। फिर बीजांड वृंत आगे बढ़कर बीजांड से मिलकर एक स्थान जिसे रेफे कहेंगे। बीजांड के मुख्य भाग को बीजांडकाय कहते हैं जो 2 आवरणों से ढका रहेगा, बाहरी अध्यावरण और भीतरी अध्यावरण। बीजांड का जो भाग अध्यावरण से ढका नहीं होगा उस स्थान को बीजांड द्वार कहेंगे, और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत हिस्से को कैलाजा कहा जाता है। अब बीजांड के भीतर भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश के भीतर मादा युग्मक अंडाणु होता है। भ्रूणकोश परिपक्व होकर निषेचन के लिए तैयार होता है। तो यहाँ बस ये बताना था हमें कि भ्रूणकोश जो है वो परिपक्व होकर निषेचन के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। फिर पुष्प का यहाँ आप कार्य याद रखेंगे। पुष्प का प्रमुख कार्य लिंगीय प्रजनन द्वारा फल और उसके अंदर बीज का निर्माण करना होता है। तो हर एक चीज़ के हमने आपको कार्य बताए, जड़ के क्या कार्य हैं, पुष्प के क्या कार्य हैं, इसके बाद आपके तने के क्या कार्य हैं, पत्तियों के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पुष्प। अब परागण देखते हैं कि किस प्रकार से परागण क्रिया होती है। जैसे परागकण परागकोश से मुक्त होकर, मतलब परागकोश से मुक्त होंगे तो परागकण जो है वो उस जाति के पौधे के जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागकण कहलाती है। अब यहाँ देखिए आप, एक तो होगा पुमंग और एक होगा जायांग। ठीक है, तो अभी आपको बताया कि जो परागकण है मतलब पुतंतु जो होता है वो उससे जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्रिया चलती है, तो जो परागकण होते हैं वो परागकोश से जुड़े हुए होते हैं, और जैसे ही ये इससे मुक्त होंगे तो ये या तो उसी जाति के पौधे के जायांग यानी मादा भाग पर जाएंगे। ठीक है, ये नर भाग में होते हैं और ये मादा में। ठीक है, तो इससे क्या होंगे, स्वतंत्र होकर या तो उसी एक पौधा है मान के चलिए एक ही प्रजाति का, ठीक है, तो इसी के जायांग भाग में जाएंगे या फिर दूसरे पौधे के। तो यही क्रिया आपकी परागण कहलाती है। अब परागण 2 प्रकार का होगा, स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे में स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो मान के चलिए एक पौधा है, ठीक है, तो इसमें 4 संरचनाएं आपने देखी अभी। एक तो बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, तो इसमें परागकण भी होंगे और मतलब मादा भाग भी होगा, नर भाग भी होगा और मादा भाग भी होगा। तो इसका जो नर भाग वाला भाग रहेगा, परागकण होगा, या तो ये यहाँ से स्वतंत्र होकर उसी पुष्प के मादा भाग पर जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा, उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर जाएगा, या फिर उसी मान के चलिए ये कोई पुष्प है। ठीक है, तो इस पुष्प में भी 4 संरचनाएं होंगी, तो इससे स्वतंत्र होकर इसी पुष्प पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाएगा, तो वो स्वपरागण कहलाता है। लेकिन जब यही प्रोसेस दूसरे पौधे पर होने लगती है, दूसरी प्रजाति के पौधों पर, तो वो आपका परपरागण होता है, और इसके लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर परागकण को ले जाने के लिए किसी न किसी माध्यम, जैसे वायु के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, तो वो आपका परपरागण होता है। तो जब एक वस्तु का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे
पर स्थित वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह परपरागण कहलाता है। परपरागण कई माध्यमों से होता है और परपरागण पौधों के लिए उपयोगी होता है। तो ज़्यादा उपयोगी आपका परपरागण होता है। परपरागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, कीट, जल, जंतु। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बाद जो बीज होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं और नए पौधों का जन्म होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर परपरागण की विधियाँ होती हैं। जैसे वायु के माध्यम से जो बीज हैं वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है पौधों में ये परपरागण की क्रिया होती है। तो वायु परागण, वायु द्वारा परागण इधर से उधर जाएंगे एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर। कीट के माध्यम से जाएंगे तो कीट परागण होगा। जल के माध्यम से जाएंगे तो जल परागण होगा। जंतु के माध्यम से जाएंगे तो जंतु परागण होगा। पक्षियों द्वारा जाएंगे तो पक्षी परागण होगा। और घोंगे द्वारा जो परागण होता है वो मेले को फ्लस कहलाता है। और चमगादड़ द्वारा परागण जो है वो चिरोप्टोफिलस कहलाता है, ठीक है, या चिरोप्टोफिलस कहलाता है। तो ये दो आप मुख्य रूप से याद रखेंगे, ये तो आसानी से याद रह जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तो परागकण के पश्चात निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। परागनली यानी पोलन ट्यूब बीजांड में प्रवेश करके बीजांडासन को भेदती हुई भ्रूणपोष तक पहुंचती है और पराग कणों को वहीं छोड़ देती है। इसके पश्चात नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है और इसे ही निषेचन कहते हैं। अब निषेचित अंड युग्मनज कहलाएगा और युग्मनज बीजाणुद्भिद की प्रथम इकाई मानी जाती है। याद रखिए, निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा और अंडाशय से फल बनेगा। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं। फिर दिया है आवृत बीजी पौधों में निषेचन को त्रिक संलयन कहते हैं। अब हम देखते हैं फल का निर्माण कैसे होता है और फल कितने प्रकार के होते हैं। फॉर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स, फल का निर्माण अंडाशय से होता है, अभी आपको बताया। और परिपक्व जो अंडाशय हो जाता है उसी को हम फल कह देते हैं, ठीक है। अब फल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका सत्य फल होता है और असत्य फल। फिर इसी का वर्गीकरण होता चला जाता है और कई प्रकार के फल आप देखेंगे, अष्टल प्रकार के फल, नट फल क्या कहलाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो फल मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से। पहला तो आपका सत्य फल, जिसे ट्रू फ्रूट कहेंगे। अब ये सत्य फल क्या कहलाता है, तो यदि फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है वो कहलाता है सत्य फल। और जैसे आम, अंगूर और खजूर ये आपके सत्य फल के एग्जाम्पल हैं। अभी आगे चल के इसका डिवाइडेशन और पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दिया गया है असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट। तो ये क्या कहलाते हैं, तो जब केवल अंडाशय ही भाग लेता है फल बनने में वो सत्य फल कहलाते हैं। लेकिन कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग, कौन कौन से अन्य भाग होते हैं, जैसे पुष्पासन और वाहदल, ये भी कभी कभी फल के बनने में भाग ले लेते हैं। तो ऐसे फलों को असत्य फल कहा जाता है। असत्य फल का एक दूसरा नाम भी होता है कूट फल, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फल आते हैं जो असत्य फल हैं, तो सबसे पहले तो सेव। सेव में आपके अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प का एक भाग जो है पुष्पासन, ये भी फल के बनने में भाग लेता है, इस कारण से यह असत्य फल कहलाता है। अब देखिए, संपूर्ण फलों को तीन भागों में फिर से डिवाइड किया गया है यहाँ पर। तो पहला होता है आपका सरल फल यानी सिंपल फ्रूट्स, दूसरा होता है पुंज फल, इसे समूह फल भी कहते हैं। फिर तीसरा होता है आपका संग्रहित फल, कंपोजिट फ्रूट्स। तो ये तीन प्रकार के फल होते हैं। देखिए यहाँ पर जो सिंपल फल हैं, मतलब आपके सरल फल हैं, इसमें कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहले अमरूद, केला, नारियल, सुपारी, खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज, संतरा, नींबू, टमाटर, मिर्च, अंगूर, पपीता, सेब, नाशपाती, अनार आदि, ये सब के सब आपके सरल फल कहलाते हैं। अब इनको भी दो भागों में बांट दिया जाता है आगे चल करके। एक तो आपके शुष्क फल हो जाते हैं, ठीक है, और एक अष्टल प्रकार के फल होते हैं। अब दूसरा होता है पुंज फल। तो पुंज फल में आपका शरीफा, रसभरी, मदार, चंपा, सदाबहार, कमल और स्ट्रॉबेरी, केवल इतने ही आपको याद रखने हैं। ये आपके पुंज फल के एग्जाम्पल हैं। अब ये पुंज फल या समूह फल कहलाते क्या हैं, तो दो फलों से निर्मित होते हैं, इस कारण से इनको पुंज फल कहते हैं, ठीक है। फिर है आपका संग्रहित फल, इसमें आ जाएंगे आपके सहतूत, कटहल, अनानास, बरगद, गूलर और अंजीर,
ठीक है, तो इतने ही आपको याद रखने हैं पुंज फल और संग्रहित फल में। अब आपका जो सरल फल है, आप देखिए जो यहाँ पर अभी आपने देखा सरल फल, तो इसका फिर से डिवाइडेशन किया गया है। तो इस सरल फल देख लेते हैं। जब किसी पुष्प में केवल अंडाशय भाग लेता है फल बनने में, तो वो सरल फल कहलाता है। और सरल फल को एकल फल भी कहा जाता। क्यों कहा जाता? क्योंकि इसमें पौधे का केवल एक ही भाग अंडाशय ले रहा है, मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये एकल फल होता है। और सरल फल को एकल फल भी कहते हैं। और सरल फल दो प्रकार के होंगे, एक तो आपका सरस फल हो जाएगा और दूसरा आप देखेंगे तो शुष्क फल हो जाएगा। तो सरस फल देखेंगे, सक्सिलेंट फ्रूट्स जो होता है, इस प्रकार का सरल फल रसदार, गूदेदार और अस्फुटनशील होता है। इसमें आम नारियल आ जाते हैं। अब जो सरस फल है, इसके आप देख लीजिए कि कितना डीप में यहाँ पर चीज़ें पूछी जाती हैं। सरल फल 6 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन भी बताएंगे कि पिछली बार क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर पूछ लिया गया था कि बताइए कौन सा नट प्रकार का फल नहीं है। तो जब आपको पता होगा कि नट प्रकार का फल होता क्या है, तब तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो सरस फल जो हैं वो 2 प्रकार के हुए। कौन कौन से? पहले आप देखिए यहाँ पर, तो पहला हो गया यहाँ पर आपका सरस फल और दूसरा हो गया आपका कौन सा? शुष्क फल। तो सरस फल भी 6 प्रकार के होंगे यहाँ पर। सबसे पहले है आपका अष्टेल फल। कौन सा है? अष्टेल, यानी ड्रफ जिसे फल कहेंगे। इसमें आपका आम, बेर, नारियल और सुपारी आ जाता है। अब आपको याद करने की जिम्मेदारी आपकी है कि आप इन्हें कैसे याद रख पाते हैं। ठीक है, दूसरा है पीपो। पीपो में आपका खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज आ जाता है, मतलब सभी सब्जियां इसमें आ जाएंगी। फिर हेस्पीरिडियम है, इसमें संतरा, मौसम्बी और नींबू आ जाता है, खट्टी चीज़ें। ठीक है, फिर बेरी फल है। बेरी में आपका टमाटर, अमरूद, मिर्च, अंगूर और केला आ जाता है। पोम फल में सेव, नाशपाती आ जाता है। और बेलस्टा में आपका अनार आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके सरल फल के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें सरस फल कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। दूसरा है सरल फल का प्रकार शुष्क फल, ड्राई फ्रूट, ये 9 प्रकार के होंगे। इसमें आपके 9 प्रकार आप देखिए। कैरियोप्सिस, अब आप कहेंगे ये 9 प्रकार ही तो याद कर पाना मुश्किल है, फिर इसके अंदर के फल कैसे याद रहेंगे? तो वो आपकी जिम्मेदारी, आप कैसे याद करते हैं। ठीक है, कैरियोप्सिस है, इसमें गेहूँ, मक्का, जौ और धान आएगा। सिपसेला में गेंदा और सूर्यमुखी आएगा। नट फल ये पूछा गया था। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं, जब पिछली बार पूछा था तो अब भी पूछ सकते हैं। तो नट फल में सिंघाड़ा, लीची और काजू आ जाता है। अब पूछेंगे नट प्रकार का फल नहीं है, 2-3 ऑप्शन ये दे देंगे और एक दे दिया जैसे मूली। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन फल कहलाता है। फिर है आपका फली प्रकार का फल, सरसों मूली। सिलिक्यूआ फल जो है सरसों मूली इसमें आ जाता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, अभी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो फली प्रकार के फल होते हैं, इसमें आपका यहाँ पर आ जाएगा सरसों मूली नहीं होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा मटर के बाद में आपका सेम करके। ठीक है, मटर सेम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके सिलिक्यूआ जो फल होता है अष्टल, इसमें सरसों और मूली आएगा। कोष्ठ विदारक जो होता है, इसमें आपका भिंडी और कपास आता है। फिर आपका लोमेंटम है, इसमें बबूल, इमली और मूंगफली आ जाएगा। क्रोमोकार्प जो अष्टल फल है, इसमें सौंफ, जीरा, धनिया आ जाएगा। और रेगमा में आपका रेडी आ जाएगा। तो ये आपके जो सरल फल होते हैं उसके 2 प्रकार हुए, एक तो सरस फल और एक हो गए आपके शुष्क फल। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। अब फल और उनके खाने योग्य भाग यहाँ पर पूछे जाते हैं कि किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो सबसे पहले आम, केला और पपीता हमने एक साथ लिख दिए हैं, इसकी मध्य फल भित्ति खाई जाती है। फिर है आपका अमरूद, अंगूर, टमाटर और शरीफा, इनकी फल भित्ति खाई जाती है। सेव, नाशपाती का पुष्पासन खाया जाता है। गेहूं, नारियल और मक्का के भ्रूणपोष खाए जाते हैं। काजू और सिंघाड़ा का बीज पत्र, लीची के एरल खाए जाते हैं। अनार के रसीले बीज चोल खाए जाते हैं। नींबू के रसीले रोम, धनिया में पुष्पासन और बीज खाया जाता है। फिर है आपका बेर का वाह और मध्य फल भित्ति खाई जाती है। बेल का मध्य और अंता फल भित्ति खाई जाती है। टमाटर की फल भित्ति और बीजांडासन खाया जाता है। सहतूत का सहपत्र, परिदल और बीज खाए जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में, फल और पुष्प के बारे में याद रखनी है। अभी बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं और आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा जटिल होता है और इसको याद रख पाना मुश्किल होता है। जब कई बार इसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कई बार चीज़ों को
फेस कर लेते हैं तो फिर चीज़ें आसानी से समझ आने लगती हैं। एक बार में आपको हो सकता है चीज़ें समझ में ना आए, तो आपको थोड़ी सी समझ के साथ में यहाँ पर हर चीज़ को क्लियर करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है उसका लेवल बहुत हाई रहता है और क्वेश्चन कहीं से भी आने की संभावना होती है, ठीक है। और एक एक अंक आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। यदि आप एक अंक से पीछे रह जाते हैं तो बहुत बच्चों से पीछे यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे तैयारी करनी है ये आप पर डिपेंड रहता है, क्योंकि कोचिंग या किसी भी संस्थान वाले आपको केवल गाइड कर सकते हैं, बाकी जो आप पढ़ेंगे वो आप पर डिपेंड है कि आप किस तरीके से चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अभी हमारा जो है पौधे के बारे में बहुत सी चीज़ें छूट रही हैं, जैसे पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, इसके बाद किस जो जैसे कह दिया गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है, हर एक चीज़ का, फिर किस में किसके कारण गंध होती है, किसका कलर किस कारण से होता है, ये चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। तो जो कुछ भी अभी छूट गया है वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक यू।